हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका जीत सर। हम रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट को पढ़ते चले आ रहे हैं और इस ट्यूटोरियल पार्ट में हम जिस टॉपिक को स्टडी करेंगे वो है लैंड डिग्रेडेशन। लेकिन उसके पहले हम काफ़ी कुछ स्टडी कर चुके हैं। ह्यूमन का इंटरेक्शन कैसे नेचर से होता है, काइंड्स ऑफ रिसोर्सेज, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, जिसमें हमने रियो डी जेनेरो अर्थ समिट और एजेंडा 21 के बारे में स्टडी किया। और उसके बाद रिसोर्स प्लानिंग को भी स्टडी किया, क्या होती है रिसोर्स प्लानिंग, इंडिया में क्यों ज़रूरी है रिसोर्स प्लानिंग। और अब लैंड यूटिलाइजेशन को पढ़ने के बाद कि हम किस प्रकार से भूमि का उपयोग करते हैं और लैंड यूज़ पैटर्न इंडिया में कैसा है, और क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल को भी स्टडी कर चुके हैं हम कि सॉइल एक ग्रेट रिसोर्स है। सॉइल के मैप को भी हमने स्टडी किया था। और उसके बाद अब हमारा टॉपिक है लैंड डिग्रेडेशन, यानी लैंड की क्वालिटी में कमी आना। कंजर्वेशन यानी हम किस प्रकार से रख रखाव कर सकते हैं और इस क्वालिटी जो डिग्रेड हो रही है इसको हम रिकवर कर सकते हैं, और लैंड डिग्रेडेशन ना हो तो हम क्या कदम उठा सकते हैं, व्हाट वी कैन डू। तो उससे रिलेटेड ये टॉपिक है। तो चैप्टर एक्सप्लेनेशन सीरीज़ है तो हम तो बुक के टेक्स्ट मैटर को एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन मैं आपसे बार बार कहता रहता हूँ कि आप अगर चैप्टर नोट्स चाहते हैं तो आप हमारी जो नोट सीरीज़ है उसको जाके ज़रूर देख लीजिए। मैं हमेशा वीडियो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देता हूँ। आप क्लिक करके वहाँ पे जो भी ज्योग्राफी के चैप्टर्स हैं क्लास 10th के उनको स्टडी कर सकते हैं। वहाँ आपको एक्सप्लेनेशन के साथ साथ नोट्स भी मिल जाएंगे, और नोट्स PDF में भी हमने अवेलेबल कराए हुए हैं। तो लेट्स स्टार्ट। वी हैव शेयर्ड आवर लैंड विद द पास्ट जनरेशंस। हम जिस भूमि का उपयोग कर रहे हैं इसी को हमारी जो पुरानी पीढ़ियाँ हैं, यानी हमारे फादर, फिर उनके फादर, ये सब भी उनको यूज़ करते चले आ रहे हैं। विल हैव टू डू विद द फ्यूचर जनरेशंस टू। और आगे आने वाली जनरेशंस के साथ भी हम इसे शेयर करेंगे। जिस ज़मीन पे हम रह रहे हैं वो ज़मीन आगे आने वाली पीढ़ी भी यूज़ करेगी। 95% ऑफ द बेसिक नीड्स, यानी जो भी हमारी ज़रूरतें होती हैं, बेसिक नीड्स, लग्जरी वाली बातें हम नहीं कर रहे हैं, कि हमारे जीवन के लिए जो भी ज़रूरी चीज़ें होती हैं, जो भी बेसिक नीड्स हैं, उसके 95% को कौन पूरा करता है, लैंड पूरा करती है। जैसे हमें भोजन भूमि से मिलता है, शेल्टर हम रहते यहीं पे हैं, और क्लोथिंग की भी हमारी रिक्वायरमेंट यहाँ से पूरी होती है, ऑब्टेन फ्रॉम द लैंड। ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैव नॉट ओनली ब्रॉट अबाउट डिग्रेडेशन, लेकिन इतनी इंपॉर्टेंट रिसोर्स यानी लैंड को हमने कितना डिग्रेड कर दिया है अपनी एक्टिविटीज़ की वजह से। और वैसे तो लैंड डिग्रेडेशन नेचुरल फोर्सेस की वजह से भी होता है, लेकिन हमारी एक्टिविटीज़ की वजह से हमने इसे अग्रवेट कर दिया और बढ़ा दिया इस प्रॉब्लम को। द पेस ऑफ नेचुरल फोर्सेज टू कॉज डैमेज टू द लैंड, कि जो भी नेचुरल फोर्सेज होती हैं उनकी वजह से जो लैंड की क्वालिटी डैमेज होती है। मान लीजिए बहुत ज़्यादा पानी बरस गया, बाढ़ आ गया और पानी भरा हुआ है ज़मीन में, 2-3 साल तक भरा रह गया, 1 साल तक भरा रह गया, तो ऑलरेडी उस ज़मीन की क्वालिटी डिग्रेड होगी। लेकिन हम खुद भी जिम्मेदार हैं इन सब चीज़ों को बढ़ाने के लिए। सम ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज डिफॉरेस्टेशन, जैसे उदाहरण के लिए अगर हम लें कि हम ह्यूमन कहाँ तक जिम्मेदार हैं। क्वेश्चन पूछा भी जाता है, हाउ द ह्यूमन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लैंड डिग्रेडेशन और द एग्रेवेटिंग द फोर्सेज ऑफ नेचुरल एक्टिविटीज़ टू डिग्रेड द लैंड। तो सम ह्यूमन एक्टिविटीज़ जैसे कि डिफॉरेस्टेशन है, जंगलों को हम काटते चले जा रहे हैं। ओवरग्रेजिंग है, मतलब हम अपने जानवरों को चराते हैं किसी जगह तो हद तक वहाँ की जो घास होती है उसको हम ख़राब कर देते हैं। माइनिंग है, यानी ज़मीन के अंदर से हम चीज़ों को निकालते हैं, मिनरल्स को निकालते हैं, मतलब हर चीज़ हमारी जो है वो लैंड पर हो रही है। यानी अगर डिफॉरेस्टेशन भी है तो जंगल पे जो हमारे फॉरेस्ट होते हैं, ट्रीज़, उनको हम काटते हैं, वहाँ पे बस्तियाँ बसाते हैं या कोई डेवलपमेंट वर्क करते हैं। और ग्रेजिंग है तो ज़मीन पे घास उगी रहती है, घास पता है बाइंड करती है सॉइल को, लेकिन जब उसे चढ़ लेंगे जानवर तो बहुत ही छोटी हो जाएगी और बहुत आसानी से जो सॉइल है वो वहाँ से इरोड हो जाएगी। माइनिंग भी ज़मीन के अंदर, डीप माइनिंग तो होल बना के होती है, लेकिन जो सरफेस माइनिंग्स भी होती हैं, जो ओपन माइनिंग भी होती हैं, तो ज़मीन के अंदर ही हम खोदते चले जाते हैं एंड देन वी एक्सट्रैक्ट मिनरल्स। एंड क्वारिंग यानी वही माइनिंग से रिलेटेड है, टू हैव कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली इन लैंड डिग्रेडेशन। तो ये जो पैराग्राफ है ये बताता है कि हाउ द ह्यूमन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिग्रेडेशन ऑफ लैंड। और इसी तरह ह्यूमन एक एक्टिविटी है माइनिंग, यानी कि ज़मीन में हम मिनरल्स निकालने के लिए जो भी डिगिंग करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड माइनिंग। और नीड्स है हमारी, हमें मिनरल्स चाहिए होते हैं, तो जहाँ पर माइनिंग होती है उनको माइनिंग साइट्स कहा जाता है। जैसे कोल माइनिंग है, तो वहाँ से मिनरल्स निकालने के बाद जब उनकी लिमिट हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, तो उनको हम वैसे ही छोड़ देते हैं, वी अबेंडन देम आफ्टर एक्सकवेशन वर्क। तो खुदाई करने के बाद, मिनरल्स निकालने के बाद, और जब उसमें मिनरल्स नहीं रहते हैं या जब वो ज़्यादा डेंजरस हो जाती हैं कि हम वहाँ पे एक्सकवेशन करें और मिनरल्स निकालें, तो हम उन्हें छोड़ देते हैं कम्प्लीटली। मतलब उसको कैसे ढकोगे आप, इतनी बड़ी माइनिंग्स होती हैं। तो डीप स्केयर्स छूट जाते हैं, ट्रेसेस छूट जाते हैं ओवरबर्डनिंग के। देखिए ओवरबर्डनिंग क्या है कि जैसे मान लीजिए ज़मीन का टुकड़ा है और हमने इसमें होल किया और यहाँ पे हमने खूब सारे जो मिनरल्स हैं, तो मिनरल्स क्या होते हैं, सरफेस पे एकदम ऊपर नहीं होते हैं, वो कवर्ड होते हैं, उनके ऊपर रॉकी पार्ट हो सकता है, मिट्टी का पार्ट हो सकता है, तो हम उसे वहाँ से हटाते हैं।
ठीक उसी प्रकार से जैसे आप गड्ढा बनाते हो तो ज़मीन की मिट्टी को हटाओगे आप, तो हटा के यहाँ किनारे किनारे छोड़ोगे तो यही है ओवरबर्डन। और उसके बाद जब उसे आप ऐसे ही छोड़ दोगे तो क्या है कि ये निशान बना रह जाएगा। तो इसलिए माइनिंग के ट्रेसेस रह जाते हैं ओवरबर्डनिंग के, या तो हम उन्हें फिलअप करके बराबर बराबर कर दें। और स्केर्स का मतलब ये हो गया कि खासकर जो हिली ट्रेन होता है वहाँ पे पहाड़ों में, और वहाँ पे जो भी माइनिंग की जाती है तो जहाँ जहाँ जैसे जैसे खुदाई होती है वैसे वैसे छूट जाता है वो। तो ठीक उसी प्रकार से जैसे आपके चेहरे पे 4 जगह चोट लग गई और चोट के घाव छूट गए, उसके निशान छूट गए, तो ठीक उसी प्रकार से स्केयर्स निशानियाँ रह जाती हैं, ट्रेसेस रह जाते हैं ओवरबर्डनिंग के, जबकि कभी वहाँ पे प्लेन ज़मीन हुआ करती थी। तो हमारे स्टेट्स हैं जैसे मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, तो यहाँ पे काफ़ी माइनिंग होती है जिसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन और माइनिंग की वजह से यहाँ पर लैंड डिग्रेडेशन है। क्योंकि हमें माइनिंग करनी है तो हम वहाँ पे पेड़ काटेंगे, फिर ज़मीन के अंदर से एक्सकवेट करेंगे, खोदेंगे और मिनरल्स निकालेंगे। तो देखिए ये इतना पॉइंट इन स्टेट्स लाइक जैसे गुजरात है, राजस्थान है, अब यहाँ तो इतने मिनरल्स पाए नहीं जाते राजस्थान वगैरह में, हाँ हालांकि मिलते हैं, ऐसी बात नहीं। मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, तो यहाँ ओवर ग्रेजिंग की भी प्रॉब्लम है, यानी जानवर काफ़ी ज़्यादा जो ओवर ग्रेजिंग कर लेते हैं इज़ वन ऑफ द मेन रीज़न। जानवर क्या करेंगे, वहाँ पे ले जाते हैं लोग, अपने पशुओं को चराते हैं, तो ओवर ग्रेजिंग की प्रॉब्लम है, वन ऑफ द मेन रीजन फॉर लैंड डिग्रेडेशन। तो ये लैंड डिग्रेडेशन की प्रॉब्लम ओवर ग्रेजिंग है। यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन माइनिंग है, इज़ वन ऑफ द मेन रीजन्स ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। इन द स्टेट्स ऑफ पंजाब और हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश की बात करें तो ओवर इरीगेशन की प्रॉब्लम है। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स हैं, लेकिन नोट सीरीज में आपको सारे पॉइंट्स मिलेंगे और पॉइंट वाइज एक्सप्लेनेशन हमने दिया हुआ है। तो लैंड डिग्रेडेशन के लिए पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में इरीगेशन, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात में ओवरग्रेजिंग, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा डिफॉरेस्टेशन और माइनिंग है यहाँ पे। वाटर लॉगिंग लीडिंग टू इंक्रीज इन सैलिनिटी। देखिए वाटर जहाँ पे काफ़ी दिन तक टिकेगा वहाँ पे जो ज़मीन होती है, मिट्टी होती है, सैलाइन हो जाती है या एल्कलाइन हो जाएगी सॉइल। वाटर लॉगिंग का मतलब होता है कि पानी बहे ना, वहीं पर रुका रह जाए, तो मिट्टी खराब होती है। द मिनरल प्रोसेसिंग लाइक ग्राइंडिंग। अब तो मिनरल प्रोसेसिंग भी होती है, मतलब मिनरल्स को ले जाके उनमें कोई ना कोई प्रोसेसिंग तो होगी ना। अब जैसे आप ज़मीन से आयरन निकालते हो, तो जो आयरन निकालते हो क्या उसी को हम यूज़ कर सकते हैं? नो, स्मेल्टर्स में जाता है, फिर उसके बाद उसमें से हम इम्प्योरिटीज़ हटाते हैं, तब कहीं जाके वो यूजेबल होता है। उसी प्रकार से यहाँ पे एग्जांपल दिया है ग्राइंडिंग का, यानी पीसा जाना, उसको पीस कर पाउडर बना देना। लाइम स्टोन है यानी चूना पत्थर है, तो सीमेंट इंडस्ट्री में लाइम स्टोन को ले जाकर उसे ग्राइंड करते हैं, चूरा बनाते हैं, जैसे कि सीमेंट बनती है। कैल्साइट है और सोप स्टोन है, सेरेमिक इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं, और इससे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा डस्ट जनरेट होती है। जब आप उसे ग्राइंड करोगे तो फ्यूम निकलेगा धुएँ की तरह से इन द एटमॉस्फेयर, तो पॉल्यूशन क्रिएट होता है। तो देखिए यहाँ पर जो पॉइंट मिल रहा है उसमें आप सोचेंगे पॉल्यूशन क्रिएट होगा तो हवा में जाएगा, ज़्यादातर एयर पॉल्यूशन क्रिएट होगा, लेकिन नहीं, वो बाद में फिर नीचे आता है। इट रिटार्ड्स द प्रोसेस ऑफ इन्फिल्ट्रेशन। तो बाद में वो नीचे आता है और ज़मीन के ऊपर एक परत सी बन जाती है इस पाउडर की। अगर आपने आसपास कभी सीमेंट्स की बोरियों को उतरते हुए देखा होगा तो देखो किस प्रकार से उसमें से सीमेंट के पाउडर्स हवा में जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे वहीं पे एक परत बना लेते हैं ज़मीन पे नीचे आके, मतलब दे सेटल डाउन ऑन द अर्थ सरफेस। और उसके बाद जो कि बहुत ही महीन कण होते हैं, तो जो इन्फिल्ट्रेशन होता है, पानी जैसे पानी है वो नीचे ज़मीन में लीच कर जाएगा और ज़मीन उसको ऑब्जर्व कर लेगी। तो जब एक परत बनी रहेगी इन डस्ट की वजह से, तो पानी ऊपर ही पड़ा रह जाएगा, नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि उसका कांटेक्ट सॉइल से हो ही नहीं पा रहा है। तो इनफिल्ट्रेशन की प्रॉब्लम हो जाती है इनटू द सॉइल आफ्टर इट सेटल्स डाउन ऑन द लैंड। इन रिसेंट ईयर्स, और पिछले कुछ वर्षों में, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स। अब इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स का मतलब होता है कि इंडस्ट्रीज़ के जो भी वेस्ट मटेरियल निकलते हैं वो एफ्लुएंट्स हो गए। एज वेस्ट है बिकम ए मेजर सोर्स ऑफ लैंड। तो अब उन्हें कहाँ ले जाएं? वो ले जाके डंप कर देते हैं ज़मीनों में या पानी में छोड़ देते हैं। तो लैंड एंड वाटर पॉल्यूशन का, लैंड डिग्रेडेशन, वाटर पॉल्यूशन का एक बहुत बड़ा कारण ये जो एफ्लुएंट्स हैं इंडस्ट्रियल, ये भी हैं। ये प्रॉब्लम देश के कई भागों में है। हालांकि जो एडवांस्ड कंट्रीज़ हैं उनके पास टेक्नोलॉजी होती है, वो लोग फिल्ट्रेशन कर लेते हैं वाटर को डिस्चार्ज करने से पहले नदियों में। लेकिन अब हम जैसी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं तो उतनी एडवांस्ड नई टेक्नोलॉजी हमारे पास है, या हम उतना अफोर्ड नहीं कर पाते, क्योंकि हमने ऑलरेडी बताया हुआ है कि जो मिनरल का एक्सट्रैक्शन होता है, यानी जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है वो इस पर बेस्ड होती है कि प्रॉफिटेबल है कि नहीं है। यानी किसी एरिया में बहुत ज़्यादा माइंस होंगी, एक्सट्रैक्शन किया गया होगा, तो निश्चित उनके मिनरल्स की डिमांड होगी और उसे प्रॉफिट होगा। तो माइनिंग वहाँ नहीं की जाती जहाँ के मिनरल्स की डिमांड ना हो और या फिर बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली हो। लेकिन अब बात ये आती है कि हम ये जो प्रॉब्लम्स लैंड डिग्रेडेशन की, क्या उन्हें सॉल्व कर सकते हैं? देयर आर मैनी वेज टू सॉल्व। हाँ, कर सकते हैं। अफॉरेस्टेशन यानी डिफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ों को काटना, और अफॉरेस्टेशन मतलब होता है पेड़ों को लगा देना। एंड
प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग, और उसके बाद ग्रेजिंग का भी प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए कि मान लीजिए ज़मीन का टुकड़ा है, ज़मीन का टुकड़ा है तो यहाँ पे ग्रेजिंग होने के बाद आप यहाँ ले जाइए तो यहाँ पे घास फिर से उगाएगी, सॉइल इरोजन नहीं होगा तो लैंड की क्वालिटी मेंटेन रहेगी। कैन हेल्प सम एक्सटेंट, तो मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग एंड अफॉरेस्टेशन। प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट्स हम प्लांट कर सकते हैं, प्लांट्स की कंट्रोल ऑन ओवर ग्रेजिंग। शेल्टर बेल्ट्स का मतलब ये होता है कि ज़मीन का टुकड़ा है और हवाएं आती रहती हैं तो हम यहाँ पे पेड़ लगा सकते हैं। पेड़ लगा सकते हैं तो हवाएं जो है ना वो हवाओं के वेग को रोकेंगी, जिसकी वजह से यहाँ से मिट्टी नहीं उड़ेगी। स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स, तो जो रेतीला इलाका होता है जैसे राजस्थान का इलाका है तो हवाएं वहाँ चलती हैं तो रेत उड़ उड़ के ऐसे जाके इकट्ठा होती है तो ड्यून्स बन जाते हैं जिन्हें हम सैंड ड्यून्स कहते हैं। तो वो भी हानिकारक है क्योंकि रेत जा रही है तो वो कितने कितने थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स के बाद सॉइल की एक लेयर बनती है। तो जब वो डिग्रेड होगी, कैसे डिग्रेड होगी, जब वो ऊपर से उड़ के जाके दूसरी जगह चली जाएगी। यानी मिट्टी अगर उड़ती चली जाती है तो नीचे की जो उसके सरफेस होती है वो एक्सपोज होने लगती है, वो उपजाऊ नहीं होती, फर्टाइल नहीं होती है। ऊपर की लेयर फर्टाइल होती है, नीचे तो रॉकी पार्ट मिलेगा धीरे धीरे। तो सैंड ड्यून्स बनने से हम रोक सकते हैं, या अगर बन गए हैं तो दोबारा वो मूव ना करें, क्योंकि सैंड ड्यून्स जो होते हैं जैसे अब हवा चली तो फिर ये सैंड ड्यून्स मूव करके आगे बन जाती है। सब आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा। तो बाई ग्रोइंग थॉर्नी बुशेस, तो हम आसपास इनके जो है झाड़ियाँ लगा सकते हैं, क्योंकि रेगिस्तान इलाके में और सैंडी डिजर्ट्स में वहाँ पर गहरे हरे रंग की पत्तियों वाली कटीली झाड़ियाँ होती हैं, बबूल के पेड़ के जैसे। तो हम उन्हें उगा सकते हैं जिससे कि हवाओं के वेग को रोकेंगी तो मिट्टी उड़ेगी नहीं। आर सम मेथड्स टू चेक द लैंड डिग्रेडेशन इन एरिड एरियाज, तो एरिड एरियाज के लिए हो गया। प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट लैंड, इसके बाद जो वेस्ट लैंड है जहाँ पर खेती नहीं हो रही उसको भी हम प्रॉपरली मैनेज कर सकते हैं और माइनिंग एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, या ओवर बर्डन को हम रिमूव कर सकते हैं, कहीं उसे फैला सकते हैं, पिट एरिया को भर सकते हैं। प्रॉपर डिस्चार्ज एंड डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स, इसके अलावा जो भी इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स हैं, चाहे वो वाटर ही क्यों ना हो जो इंडस्ट्री से निकल के आता है, और भी जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनका डिस्पोजल, उनका निपटारा भी हम अच्छी टेक्नोलॉजी के साथ कर सकते हैं। वेस्ट एंड ट्रीटमेंट कैन रिड्यूस, तो अगर हम जो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स होते हैं उनको मैनेज करें, उनको ट्रीट करके तब हम डिस्चार्ज करें तो इससे भी लैंड एंड वाटर डिग्रेडेशन में कमी आएगी। कहाँ पर? इंडस्ट्रियल एंड सबर्बन एरियाज़ में, क्योंकि गाँव में तो इंडस्ट्री होती नहीं है, शहरों में होती हैं। तो और सबर्बन एरियाज़ यानी शहर से सटा वाला इलाका होता है, तो इस तरह से हम कंट्रोल कर सकते हैं। यानी अफॉरेस्टेशन, ओवर ग्रेजिंग का मैनेजमेंट, स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स, शेल्टर बेल्ट्स हम बना सकते हैं, और जो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स होते हैं उनको अच्छी तरह से ट्रीट कर सकते हैं डिस्पोजल के पहले, तो हम यहाँ पे लैंड डिग्रेडेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। हमारा अगला टॉपिक होगा सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन। तब तक ले योर अजीत सर सेज यू गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर।